7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज लेक्चर नंबर 14 और आज हम चैप्टर 2, कल हमने कंसेप्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज उनके क्वेश्चंस, लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड पे जो क्वेश्चंस थे वो हम डिस्कस करेंगे और प्लस एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, पूछ लीजिए जी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड है भला? आर्टिकल सबमिट करवाने हैं। तो फिर ये टेबल सी में और डी में भी उनके आर्टिकल्स है। ये क्या है? ये इसलिए है कि वो आसानी से डाउनलोड करके सबमिट करवा सके। ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए तो डाउनलोड करके सबमिट कराना भी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी के आर्टिकल्स और मेमोरेंडम का फॉर्मेट देने के लिए, ठीक है, टेबल किस टेबल में था? टेबल बी, टेबल सी और टेबल डी में। इनका मकसद ही यही है क्या कि ये इनके लिए आसानी हो, ये आसानी से डाउनलोड करें और उनको एज इट इज चाहे सबमिट करवा दे, लेकिन सबमिट करवाना लाजमी है। और कोई क्वेश्चन? जी मेरे स्टेटस, यहाँ स्टेटस एंड इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। हाँ जी, इसमें बताएं, वन बाय वन डिस्कस करते जाते। सबसे पहले क्या कहता है? कह रहे मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स बाइंड द कंपनी एंड मेंबर्स एज इफ दे हैव साइंड बाय मेंबर। सबसे पहले कहता है जब मेमोरेंडम और आर्टिकल जब रजिस्टर हो जाते हैं ना, तो ये एक तरह से एग्रीमेंट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है सारे मेंबर्स का एक दूसरे के साथ और कंपनी के साथ, क्या कि इस मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के मुताबिक ही कंपनी को चलाया जाएगा। यानी जो तरीकाकार मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लिखा गया है उन्हीं तरीकाकार के मुताबिक कंपनी को चलाया जाएगा। अच्छा, इसमें आगे उसने लिखा हुआ है बाइंड होंगे कंपनी एंड मेंबर्स एज इफ दे हैव साइंड बाय मेंबर्स। एज इफ, ऐसे जैसे, तो क्या उन्होंने एक्चुअली में साइन नहीं किया होता मेंबर्स ने? तो फिर एज इफ दे हैव साइंड बाय मेंबर्स लिखने की क्या जरूरत थी? कुछ मेंबर्स होते हैं जिन्होंने साइन किया होता है, जो बाद वाले मेंबर्स होते हैं उन्होंने साइन नहीं किया होता। आपको पता है मेमोरेंडम में आर्टिकल, मेमोरेंडम के अंदर सारी क्लासेस चेंज हो सकती हैं सिवाय एक क्लास के, सब्सक्रिप्शन, क्योंकि इसमें सब्सक्राइबर्स होते हैं और सब्सक्राइबर्स वही लोग होंगे जो ओरिजिनली फर्स्ट टाइम जिन्होंने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया, साइन किया। जो बाद में आने वाले होते हैं वो मेंबर्स तो बनते हैं, सब्सक्राइबर कभी नहीं बनते। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा है कि बाद में आने वाले जो मेंबर्स होंगे इनके ऊपर भी मेमोरेंडम और आर्टिकल उसी तरीके से अप्लाई करेगा जैसे इन्होंने साइन किया। ये बाद में ये नहीं कहेंगे कि हमने तो मेंबर तो हैं कंपनी के, लेकिन हमने मेमोरेंडम को साइन नहीं किया, ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये नहीं कह सकते। ये इनके ऊपर बाद में आने वाले मेंबर्स के ऊपर भी ऐसे ही अप्लाई होगा जैसा कि सब्सक्राइबर्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है। फिर मेंबर्स हैव टू ऑब्जर्व मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स अनलेस इन कॉन्फ्लिक्ट विद कंपनीज एक्ट। ये तो वही बात होगी जो हमने पढ़ी है कि मेंबर्स ने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के मुताबिक ही कंपनी को चलाना है, फैसले करने हैं मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के मुताबिक ही करने हैं, अनलेस कि कंपनीज एक्ट में और मेमोरेंडम आर्टिकल्स में कॉन्फ्लिक्ट है। और आपको पता है सूरत में क्या होगा? कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट प्रीवेल करेगी, कंपनीज एक्ट ओवरराइड करेगा। ये समझ आ गई पहला से? इसके बाद सेकंड भी एक्सप्लेन कर दूं? अच्छा, नहीं सेकंड भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, पूछा तो कर ले, क्या हार्ज है, बहुत टाइम है आज। ऑल द मनी पेएबल बाय सब्सक्राइबर्स, ऑल द मनी पेएबल बाय सब्सक्राइबर में कौन से पैसे पे करने होते हैं? वो जो उन्होंने एग्री किया था कि हम शेयर्स खरीदेंगे तो उसके पैसे नहीं पे करने। ऑल द मनी पेएबल बाय सब्सक्राइबर, अगर लिखा भी हुआ एज पर हिज अंडरटेकिंग इन मेमोरेंडम शैल बी ए डेट ड्यू टू हिम। जैसे ही कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर हो गया, ये जो उसने पैसे एग्री किए थे ये लोन बन जाएगा कि उसने कंपनी को अदा करने हैं पैसे। shall be a debt due to which is payable in such time and manner as may be notified by commission। जो कि उसने पहले वो 30 डे मेंशन किया होता था उन्होंने, अब उन्होंने टाइम मेंशन नहीं किया। अब उन्होंने कहा कि जो भी कमीशन टाइम मेंशन करेगा उसके अंदर अंदर डेट पे करना जरूरी है। डेट से मुराद क्या? वो शेयर्स के पैसे। और फिर कह रहा है अगर किसी ने इस रिक्वायरमेंट की वायोलेशन की, यानी किसी मेंबर ने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की बात ना मानी या स्पेसिफाइड पीरियड में पैसे जमा ना करवाए तो उसे पेनल्टी होगी लेवल 1 की। असल में कह रहे हैं पेनल्टी ऑफ लेवल 1 को एक्सप्लेन कर दें। 2017 से पहले जो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 होता था ना, इसमें हर प्रोविजन की अलग पेनल्टी होती थी। किसी की 500, किसी की 5000, किसी की 10,000, किसी की 15, 20, 25, इस तरह हर प्रोविजन की वायलेशन अलग पेनल्टी होती थी। कंपनीज एक्ट ने पेनल्टीज को स्टैंडर्डाइज कर दिया। उन्होंने पूरे लॉ में जितनी भी पेनल्टी थी उनको 3 हिस्सों में क्लासीफाई कर दिया। लेवल 1 पेनल्टी छोटी, लेवल 2 और लेवल 3। अब एग्जैक्ट मुझे इनकी अमाउंट याद नहीं क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन लेवल 1 की शायद
कोई 50,000 तक की है, लेवल 2 की है 500,000 तक है शायद, वो पर डे के हिसाब से भी पेनल्टी पड़ती है, 1,000 से 5, और लेवल 3 की ज्यादा है, वो शायद करोड़ों तक, करोड़, मुझे एग्जैक्टली अमाउंट याद नहीं, लेकिन ये स्टैंडर्डाइज कर दिया। अब इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ हमें हर प्रोविजन के साथ उसकी पेनल्टी की अमाउंट याद करने की जरूरत नहीं, हमारे लिए सिर्फ इतना याद करना काफी है कि पेनल्टी लेवल 1 की है, लेवल 2 की है कि लेवल 3 की है, वो स्टैंडर्डाइज्ड है। जो कम सिग्निफिकेंट वायलेशंस होती हैं उसके लिए लेवल 1 की पेनल्टी, जो तो उससे थोड़ी अपर लेवल की होती है वायलेशन, मॉडरेट लेवल 2, और जब सबसे ज्यादा संगीन वायलेशन हो उसके लिए लेवल 3 की पेनल्टी होती है। ठीक है, हमारे लिए सिर्फ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये याद करना काफी है, आगे इनकी अमाउंट से याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे किसी दिन मैं आपको आपके नॉलेज के लिए शेयर कर दूंगा कंपनीज एक्शन निकाल के ना आपके साथ कि लेवल 1 की पेनल्टी कितनी, अमाउंट क्या, 2 की कितनी, 3 की कितनी। मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो तो क्या 4 के सिलेबस में है, और उनके ऊपर अलहदा वो मनी लॉन्ड्रिंग लॉ अलहदा, उसमें पेनल्टीज भी उसने अलहदा दी है, वो कंपनीज एक्ट वाली पेनल्टीज नहीं है उसको। जी, और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, वो ये कह रहा है कि हमें पता है कि जब भी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में अल्ट्रेशन आ जाए, जैसे 25 तारीख को अगर कंपनी का मेमोरेंडम या आर्टिकल्स अल्टर किए गए, उसके बाद 28 तारीख को किसी मेंबर ने कॉपी मांगी मेमोरेंडम या आर्टिकल्स की, तो अल्टर्ड वाली देनी चाहिए कि पुरानी वाली? अगर यही वो कह रहा है कि अल्ट्रेशन के बाद जितनी भी कॉपीज आप इशू करेंगे वो अल्टर्ड वाली ही इशू करनी है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि सर अगर कंपनी इसकी वायलेशन हो जाती है, कंपनी पुराना कोई ऑफिसर इशू कर देता है, तो पेनल्टी में उसने लिखा हुआ है कि लायबल कौन होगा, कंपनी भी और ऑफिसर भी, इसलिए कि ऑफिसर तो जिम्मेदार हो गए क्योंकि उसने डिफॉल्ट किया है, उसकी नेग्लिजेंस है, लेकिन चूंकि कंपनी की भी जिम्मेदारी होती है कि उसके अंदर सिस्टम ऐसा बनाए कि जो ऑफिसर्स हैं वो वायलेशन ना करे लॉ की, इसलिए कंपनी को भी लायबल करार दिया। ये कंपनी का भी डिफॉल्ट समझा जाएगा और उसका भी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? जी पूछिए। अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल के स्टेप वाइज प्रोसीजर लिखे हुए थे बिल्कुल, और मुझे याद आ गया उसमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन था, और उसके बाद कौन सा था? 3/4 मेजॉरिटी ऑफ इफेक्टिव क्लास वाला था, बिल्कुल ऐसे। तो सर वो कह रहा है कि वो जो वोट करना है ना वो आइदर पर्सनली भी कर सकते हैं, प्रॉक्सी भी कर सकते हैं। वो पर्सनली भी कर सकते हैं, प्रॉक्सी भी कर सकते हैं। ये पर्सनली और प्रॉक्सी वाला अभी फिलहाल याद कर लीजिए, ये हमारा टॉपिक आएगा मीटिंग्स वाला, इसमें हम स्टडी करेंगे। कुछ टाइप ऑफ रेजोल्यूशंस ऐसी होती हैं, कुछ वोटिंग का टाइप्स ऑफ वोटिंग ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ जो लोग प्रेजेंट है वही वोट कास्ट करते हैं, और कुछ वोटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जिनमें जो लोग मीटिंग में मौजूद नहीं है वो भी किसी ना किसी तरीके से वोट कास्ट कर लेते हैं। वो किस किस तरीके से वोट कास्ट कर सकते हैं वो फिर मीटिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये मैं जानबूझ के ये अल्फाज नहीं पढ़ा रहा आपको, ये जो आता है कि जी वोट बाय इन पर्सन और प्रॉक्सी और पोस्टल बैलेट, ठीक है, ये तरीकाकार है वोट कास्ट करने के। हाँ जी, जो लिखा हुआ उसमें वही होगा, इससे आगे जो कुछ एडवांस कंसेप्ट है वो मैं नहीं बोल रहा, वो मेरे मुंह से अल्फाज भी नहीं निकलेंगे। ठीक है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। और कोई क्वेश्चन? सर जो आर्टिकल्स को हम रजिस्टर करवाते हैं लिमिटेड बाय शेयर कंपनी जी में, जी, तो उसके लिए आपने बताया था कि टेबल ए जो होगा उसके सारे कंटेंट्स होना जरूरी नहीं है ना? हाँ, लिमिटेड बाय शेयर है, उसका ने अगर अपने आर्टिकल सबमिट करवाए हैं तो उसके लिए लाजमी नहीं कि जो टेबल ए में लिखे हुए हैं सारे कंटेंट्स सारे के सारे उस आर्टिकल्स में हो जो कंपनी जमा करवा रही है। हाँ, हो सकता है सारे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो कंटेंट्स जमा नहीं करवाए वो कंपनी पे अप्लाई ही नहीं होंगे, वो होंगे। हमने ये पढ़ा था अगर पूरे का पूरा आर्टिकल ही जमा नहीं करवाया कंपनी लिमिटेड बाय शेयर ने तो पूरे का पूरा आर्टिकल टेबल ए वाला लगेगा, लेकिन अगर आधा आर्टिकल जमा करवाया और आधा नहीं करवाया तो जो आधा नहीं करवाया ना वो टेबल ए वाला, जो आधा जमा करवाया वो तो वही जो खुद जमा करवाया वही अप्लाई होगा, लेकिन जो जमा नहीं करवाया वो टेबल ए वाला अप्लाई होगा। ये लिखा भी हुआ है शायद किसी से। क्या इनमें भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। इनमें अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो जो कंपनी ने जमा करवाया होगा वो अप्लाई होगा, टेबल को नहीं, क्योंकि कंपनी ने अपना डिफरेंट कर दिया ना। कंपनी ने अपना आर्टिकल, क्या कंपनी के ऊपर लाजमी तो नहीं है कि जो आर्टिकल टेबल ए में वो डाउनलोड करके एज इट इज ही सारा सबमिट करवा दे, उसमें चेंज कर सकती है।
जैसे जो टेबल ए वाला है उसमें अगर लिखा हुआ है कि कंपनी के कम से कम 3 डायरेक्टर्स होंगे और कंपनी ने लिख दिया अपने आर्टिकल्स में कम से कम 5 होंगे, तो फिर कौन से वाला अप्लाई करेगा? 5 होगा। लेकिन अगर डायरेक्टर्स कंपनी अपने आर्टिकल जमा कराते हुए डायरेक्टर्स वाला खाना खाली छोड़ देती है तो फिर जो ऊपर लिखे हुए हैं टेबल ए में वो अप्लाई होंगे 3। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए फिर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम, रिटन क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन 9, द कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स दैट ए पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी shall have at least 3 directors। वही एग्जांपल आ गई। Can articles of a public unlisted company fix its number of directors to be 2? क्यों? वायलेशन ऑफ रिक्वायरमेंट हो जाएगी, ठीक है, कंफ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट हो जाएगी, 2 नहीं कर सकते। और 5 बिल्कुल फिक्स कर सकते हैं, 5 डिफरेंट। लेकिन इसमें 5 में कंपनीज एक्ट की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, इसीलिए ये कर सकते हैं 5, 2 नहीं कर सकते। 10. A team of young engineers is planning to incorporate a private limited company which would provide machine maintenance services to large companies. The company would initially be incorporated with a share capital of rupees 20 million. However, the engineers are not certain about the registration and signing of articles of association. Advise the team of engineers in respect of the above matters in the light of Companies Act 2017. किन मैटर्स के बारे में एडवाइस करना है? आर्टिकल्स की साइनिंग, रजिस्ट्रेशन और साइनिंग। आर्टिकल्स के रजिस्ट्रेशन के बारे में गाइड करना है और आर्टिकल्स के साइनिंग के बारे में गाइड करना है। रजिस्ट्रेशन के बारे में गाइड कीजिए इंजीनियर्स को, क्या रजिस्टर करवा लें? वो करवा लें, हाँ। वो शेयर आर्टिकल्स रजिस्टर करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते। अगर वो आर्टिकल्स नहीं रजिस्टर करवाते तो टेबल ये वाले अप्लाई होंगे, ठीक है। टेबल ए कब अप्लाई होता है? जब आर्टिकल्स बिल्कुल ही रजिस्टर ना करवाया जाए तब टेबल ए अप्लाई होगा पूरे का पूरा, या अगर आर्टिकल्स रजिस्टर करवाए जाए लेकिन उनमें कुछ बातें ना लिखी जाए जो कि टेबल ए में है, फिर भी टेबल ए अप्लाई होगा। लेकिन इस दूसरे केस में टेबल ए पार्शली अप्लाई होगा, यानी जो चीजें डिस्कस नहीं हुई उनके हिसाब से अप्लाई होगा। क्लियर? ये रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल समझ आ गई? क्या ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर बनाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, शेयर कैपिटल है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स हमने डिस्कस कर दिया, करवा भी सकते हैं और मे नॉट रजिस्टर्ड, और अगर रजिस्टर नहीं करवाते तो क्या होगा वो भी बता दिया। साइनिंग, ऑल सब्सक्राइबर साइन करेंगे और अपने पर्टिकुलर्स लिखेंगे और एक विटनेस उसको टेस्ट करेगा कि साइन इन्होंने किया, ठीक किया, और उसके भी पर्टिकुलर लिखे जाएंगे। 10 क्लियर? विटनेस कोई भी हो सकता है, बिल्कुल मेंबर होना जरूरी नहीं। मिस्टर ज़ोक इज एन एम्प्लॉय इन ए ब्रोकरेज। अच्छा, ब्रोकरेज हाउस आपको पता है क्या होता है? आपने स्टॉक एक्सचेंज में अगर शेयर सेल या परचेज करने हैं, आप डायरेक्टली जाके शेयर सेल परचेज नहीं कर सकते, आपको किसी ना किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाना पड़ता है, ठीक है, किसी ना किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाना पड़ता है, ठीक है, उसके थ्रू फिर आप सेल परचेज करते हैं। तो ये स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकरेज हाउस है जिसका काम है डिसाइड करना कि किस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, किस में नहीं करनी, और फिर अपने क्लाइंट्स को गाइड करते हैं जिन्होंने इनके पास अकाउंट खुलवाए होते हैं। कहता है एंड ही वांट्स टू प्रिपेयर सम रिपोर्ट्स ऑन रिक्वेस्ट ऑफ सम पोटेंशियल इन्वेस्टर्स फॉर ए कंपनी नेम्ड एज एरिजोना ग्रिल लिमिटेड। और वो कुछ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना चाहता है। किस कंपनी के लिए? कि एरिजोना ग्रिल लिमिटेड में उस इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट ही रिक्वायर्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। इसके लिए उसे मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चाहिए कंपनी का। स्टेट वेदर ही कैन ऑब्टेन सच कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फ्रॉम एरिजोना ग्रिल लिमिटेड एंड एक्सप्लेन व्हाई। क्या ऑब्टेन कर सकता है? नहीं कर, क्यों नहीं कर सकता? सिर्फ एक मेंबर ही मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी ऑब्टेन कर सकता है, और वो भी फीस पे करके और विद इन 14 डेज। ये चूंकि नॉन मेंबर है, ये किसी केस में भी कॉपी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की ऑब्टेन नहीं कर सकता। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। Ahmad and Akbar, being the founder members of Messrs Excellent Private Limited DPL, got the certificate of incorporation of the company on 1st March 2020. 1 मार्च को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया उन्हें। They have given the undertaking to subscribe 10,000 share each of ₹10 per share of the company. उन्होंने अंडरटेकिंग दी थी कि वो 10,000 शेयर्स ईच ऑफ ₹10 खरीदेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। डिस्कस टाइम पीरियड ऑफ पेमेंट बाय सब्सक्राइबर।
अब ये तो एक डेट ड्यू हो गया ना जो उन्होंने पे करना है, कितने अरसे में पे होना चाहिए? विद इन द पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय कमीशन। ठीक है, जो कमीशन स्पेसिफाई करेगा। 12 क्लियर? चलिए, ये तो हमारे हो गए क्वेश्चंस। अब क्या करना है हमने? एमसीक्यू। शाबाश। जी जी, सर जो आर्टिकल में भी वायलेशन नहीं हो रही ना कंपनी एक्ट में हो रही है, लेकिन एम्प्लॉई अगर वायलेशन कोई काट होता है तो कंपनी भी लायबल होगी, पेनल्टी उस पर लगे। अगर लॉ की कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो याद रखें कंपनी तो लायबल होगी ही होगी। समटाइम्स जो एम्प्लॉयज होते हैं जो वो भी लायबल होते हैं, क्योंकि असल में जो वायलेशन हुई है कंपनी के बिहाफ पे हुई है ना। हमारा एक रूल होता है, एम्प्लॉय के किसी भी एक्ट के लिए एम्प्लॉयर लायबल है। एम्प्लॉय के किसी भी एक्ट के लिए एम्प्लॉयर लायबल होता है, चाहे उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो। तो ये तो हो सकता है बाज़ औक़ात कि कोई वायलेशन हुई है और एम्प्लॉय लायबल नहीं है, एम्प्लॉयर लायबल है। ठीक है, एम्प्लॉयर तो इन एनी केस लायबल होगा। अगर ज्यादा सीवियर केस है या नेग्लिजेंस का केस है तो फिर एम्प्लॉय भी लायबल होता है। एम्प्लॉय कभी लायबल होता है, कभी नहीं होता, लेकिन एम्प्लॉयर हमेशा लायबल होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि बाज़ औक़ात वो कसूर डायरेक्टर्स का होता है, ऑफिसर्स का होता है, लेकिन वो कह रहा था पेनल्टी कंपनी पे करेगी। जी स्टार्ट करते हैं। कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब क्या है कि अगर ए भी ठीक, बी भी ठीक, सी भी ठीक और नीचे ऑल ऑफ द अबव है तो ऑल ऑफ द अबव मोस्ट है। हालांकि ए और बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सी है? ऑल ऑफ द अबव। स्टार्ट करते हैं। पहला, अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 इन विच डॉक्यूमेंट्स वुड यू फाइंड द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास? स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या प्रॉस्पेक्टस? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सी। फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन क्या है? अच्छा, ये स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन क्या होती है? एक मिनट, आप बताइए स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन क्या होती है? जनरल मीटिंग के लिए सेंड करते हैं स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। ये स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं पूछ रहा, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन पूछ रहा हूं। वो डिक्लेरेशन जो लॉ रिक्वायर करता है। कौन सी डिक्लेरेशन लेते हैं हम? डिक्लेरेशन विद कंप्लायंस, कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट, वो वाली पढ़ा नहीं था? और भाई जब डॉक्यूमेंट कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए रजिस्ट्रार के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं बताइए जरा? चार, एक मिनट हरे, चार बताइए। दो तो बड़ी आसानी से बता देंगे आप, कौन से? मेमोरेंडम और आर्टिकल। बाकी के दो कौन से? डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस, ये है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। और चौथी कौन सी थी? एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन कॉरेस्पॉन्डेंस। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? एमसीक्यू तो सॉल्व कर दिया आपने, लेकिन उसमें जो एक एक लफ्ज इस्तेमाल वो भी तो समझना चाहिए हमें। प्रॉस्पेक्टस क्या? जब भी एक पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी शेयर इशू करती है तो वो अखबार में इश्तिहार देती है। जब भी एक लिस्टेड कंपनी शेयर इशू करती है तो अखबार में इश्तिहार देती है कि आइए हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदिए, और उसमें कंपनी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देती है, उसे कहते हैं प्रॉस्पेक्टस। ये अखबार में भी छपवा सकते हैं और अखबार के साथ साथ अलहदा से भी, जैसे किसी कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस नहीं होता वैसे कंपनी भी प्रॉस्पेक्टस छपवाती है अपना। लेकिन कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस छपता है स्टूडेंट्स को एडमिशन देने के लिए, सीट्स इशू करने के लिए। कॉलेज में जो सीट्स है, कंपनी का प्रॉस्पेक्टस किस लिए इशू किया जाता है? शेयर इशू करने के लिए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? सी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। A person may make an application in specified form and manner with a specified fee to the registrar for reservation of any name. Reservation of name में अप्लाई कर सकते हैं ना? If the application, अच्छा अगर रजिस्ट्रेशन हो जाए कितने अरसे के लिए रिजर्व होता है? 60 डेज। कह रहा है if the application is refused by the registrar, अगर एप्लीकेशन रजिस्ट्रार रिफ्यूज कर दे, एग्रीड पर्सन में प्रेफर एन अपील टू कमीशन कितने दिन में? विद इन 30 डेज। क्लियर? अच्छा बताइए, अभी तक हमने जो लॉ पढ़ा है उसमें कहीं पे 60 डेज है? किस जगह पे? रिजर्वेशन ऑफ नेम में 60 डेज है, लेकिन अपील फाइल करनी है तो 30 डेज। अच्छा 15 डेज भी आ कहीं? जब रजिस्ट्रार प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रार को नोटिफाई करने के लिए, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना हो तो 15 दिन में रजिस्ट्रार को बताना होता है। 90 डेज भी था।
वही, हाँ, ओल्ड नेम के साथ न्यू नेम 90 डेज के लिए। तो पता तो चल गया हमें सही ऑप्शन क्या है, लेकिन बाकी ऑप्शन को भी तो डिस्कस कर लेना चाहिए। क्लियर? तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है? 30 डेज। आगे चलते हैं। कंपनीज एक्ट 2017 allows the alteration of various clauses of the memorandum of association of company. However, there is a difference as to the procedure or requirements of law. Which clause can, भाई सही कह रहे हैं ना, नेम क्लास की अल्ट्रेशन किसी और तरीके से होगी, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की क्लास किसी और तरीके से अल्ट्रेशन होगी, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास की अल्ट्रेशन किसी और तरीके से होगी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास कैन नॉट बी अल्टर्ड इन द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी? सब्सक्रिप्शन क्लास। ठीक है, नेम क्लास चेंज हो सकती है, लायबिलिटी क्लास चेंज हो सकती है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज हो सकती है, सब्सक्रिप्शन क्लास चेंज हो सकती है, नेम क्लास चेंज हो सकती है। अच्छा, बड़े कॉन्फिडेंट होके कह, जैसे आपको पता हो नेम क्लास कैसे चेंज होती है। आप बताइए नेम क्लास कैसे ये तो एमसीक्यू में बहाने से अगर कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाए तो क्या हर्ज है? पूरा चैप्टर खत्म करके हम यहाँ पे पहुंचे हैं ना, तो बताइए जरा नेम क्लास कैसे रिवाइज। सबसे पहले क्या करना है, नेम क्लास के दो तरीके तो बताएं, एक रेक्टिफिकेशन बाय रजिस्ट्रार और एक चेंज बाय कंपनी। आप रेक्टिफिकेशन बाय रजिस्ट्रार बता दीजिए, उसमें तो नेम रिजर्व करवाने की जरूरत नहीं है। बता नहीं नहीं याद करके आए, क्यों नहीं याद करके आए? जी भाई आप बताइए, पहला दिन है आपका, आप अगर नाम नेम डिसेप्टिव या वो रिजेंबल हो तो रजिस्ट्रार नोटिफाई करेगा। नेम डिसेप्टिव हो या क्लोजली रिजेंबल करता है एग्जिस्टिंग कंपनी से तो रजिस्ट्रार नोटिफाई करेगा। अगर फिर भी वो चेंज ना करें 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रार। ये बता क्या रहे हैं? मैंने ये तो नहीं पूछा कि वो कौन से नाम है जो प्रोहिबिटेड है या रिस्ट्रिक्टेड है। अच्छा अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर रजिस्टर्ड हो जाए इस नाम से, ठीक है, अगर रजिस्टर्ड हो जाए तो फिर रजिस्ट्रार कहेगा कि नाम ठीक, तो कंपनी क्या करेगी? 30 डेज के अंदर नाम चेंज करके रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएगी। और अगर 30 डेज में नाम चेंज नहीं करते, खुद ही कर देगा। और क्या करेगा? खुद ही किसी नाम से कंपनी को रजिस्टर करके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। शाबाश। और अगर कंपनी ने खुद नाम चेंज करना हो, पहले नेम रिजर्व करवाया जाएगा, स्पेशल रेजोल्यूशन, अल्टर्ड मेमोरेंडम सबमिट करवाए जाएंगे। अप्लाई कितने, अप्लाई करने के लिए कोई टाइम पीरियड है? अच्छा, और फिर न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा। और एक और भी चीज थी, नाम चेंज हुआ तो न्यू नेम के साथ जोड़ दें। हाँ जी बिल्कुल, ये तो हो गया नेम क्लास। अब रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास भी तो है, उसमें उसने लिखा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास भी चेंज हो सकती है, ये कह रहा है एमसीक्यूज, हो सकती है ना? बताइए क्या प्रोसीजर है? 3 कंडीशन नहीं है, एक ही है। एक मिनट है, पहले इस पे तो आर्गुमेंट कर लो। 3 सिचुएशन नहीं है, एक ही है। एक है, मैं हल्फिया बयान देने को तैयार हूं कि एक है, इसलिए कि जो बाकी की चेंजेस है ना, वो चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास नहीं है। वो चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस तो है, चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास नहीं है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास में चेंज एक ही सिचुएशन में होती है, प्रोविंस वाले। ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करके समझने से बड़ा आसान है। बताइए क्या प्रश्न? बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुई, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुई, बागे गए किसके पास? कमीशन के पास। कमीशन फौरी तैयार बैठा था, उसने क्या किया? ऑर्डर इशू किया हैविंग रिगार्ड टू इंटरेस्ट ऑफ, पहले मेंबर्स और क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को वाच करके ऑर्डर इशू किया। ऑर्डर की कॉपी 7 दिन के अंदर कंपनी ने रजिस्ट्रार को दी। कंपनी ने 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए, उसने अल्टर्ड मेमोरेंडम इशू कर दिया और रिकॉर्ड सारा न्यू रजिस्ट्रार को ट्रांसफर हो गया। क्लियर? और लायबिलिटी क्लास ये भी चेंज हो सकती है क्या? अगर फर्ज कीजिए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, उसमें लायबिलिटी के अंदर हर एक ने एग्री किया हुआ है कि मैं कितनी पैसे दूंगा। किसी एक मेंबर की लायबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है, उससे पूछ के स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी, लेकिन उसे पूछ के। शाबाश। तो ये हमारे 3rd एमसीक्यू क्लियर हो गया। 4th पे चलें। नहीं, राइट्स के लिए तो पूरी की पूरी क्लास की मंजूरी लेनी पड़ेगी ना, लायबिलिटीज के केस में उसे इंडिविजुअल की अप्रूवल लेनी पड़ती है। हाँ नहीं, बोले बेसिकली सिर्फ राइट्स के लिए है, वो जो पहले कंसेप्ट पढ़ा था।
उसमें राइट्स और लायबिलिटी सही कह रहे हैं, दोनों अल्फाज लिखे हुए हैं। हाँ, वो डिपेंड करता है ना लायबिलिटी, अगर आप किसी एक इंडिविजुअल की चेंज कर रहे हो तो उससे एग्रीमेंट इन राइटिंग लेना पड़ेगा, और अगर कोई क्लास की लायबिलिटीज चेंज कर रहे हैं पूरी तो उससे पूरी क्लास का, ठीक है। लेकिन नॉर्मली एग्जाम में जितने भी उसने क्वेश्चन दिए हैं, जब लायबिलिटी चेंज करवाता है तो लिमिटेड बाय गारंटी का एग्जांपल आता है कि एक बंदे की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, बताइए क्या होगा, हम कहते हैं वो राइटिंग में देगा। और जब राइट्स वेरी करवाता है तो पूरे क्लास मेंशन करता है कि कंपनी की 2 क्लासेस थी, क्लास ए क्लास बी के राइट्स को वेरी किया जा रहा है। एक बंदे का राइट नहीं एक बंदे का राइट। Twice and Twice Limited resolved to shift its registered office from Gujranwala to Lahore, that is within the province of Punjab. For this purpose, TTL must obtain consent of creditor who are entitled to object and obtain prior approval of commission. ये तो उस वक्त करते हैं जब क्लास चेंज हो रही है। Be give notice of change to the commission within a period of 15 days after the change. नहीं, ये करते तो है लेकिन रजिस्ट्रार को, शाबाश, ये भी गलत। C. Obtain approval of the registrar prior to shifting of its registered office. नहीं, prior approval थोड़ी, उसको बाद में, prior approval का मतलब क्या होता है, पहले approval लेना, हम तो बाद में उसको नोटिस दे 15 दिन बाद। Give notice of change in situation of the registered office to the registrar within a period of 15 days after the date of change. तो ये D है, ठीक है। 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, D। नेक्स्ट, for registered office class, the province are the part of Pakistan not forming part of province shall be mentioned. For example, if the company proposes to have a registered office in Islamabad, they will write in their memorandum that registered office will be situated in province of Sindh, province of Punjab, in Islamabad. Yes. हाँ, यानी सी ऑप्शन, उस पार्ट का नाम लिखा जाएगा। वो पार्ट कौन सा है, सी, इस्लामाबाद। तो सी ऑप्शन करेक्ट हुई हमारी। 6. The first clause of the memorandum is the name clause of company, which contains the name of company with the addition of appropriate parenthesis. Choose the incorrect parenthesis. नाम के साथ कुछ वर्ड्स ऐड होते हैं ना, कंपनी, लिमिटेड वगैरह, लिमिटेड होता है बाजू का टाइप ऑफ कंपनी के लिहाज से। आपने बताना है इसमें से कौन सा गलत है। ए, अब्दुल्ला प्राइवेट लिमिटेड इज ए प्राइवेट कंपनी, रहीम गारंटी लिमिटेड इज ए गारंटी लिमिटेड कंपनी, दिलायस पीएलसी इज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। नहीं, अगर ये पब्लिक लिमिटेड सही, अगर ये सही होता तो फिर क्या लिखते बोला, द लॉयर्स लिमिटेड, सिर्फ ये अल्फाज लिखते, कोई ब्रैकेट ना आती। पीएलसी के लफ्ज से कुछ भी नहीं बनता पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक, यूएसए के लॉ के मुताबिक शायद उसमें पीएलसी बनता हो। यूएसए में जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनके नाम के साथ पीएलसी, पाकिस्तान में नहीं लिखते। पाकिस्तान में क्या लिखते हैं, सिर्फ लिमिटेड का वर्ड। नेक्स्ट 7. Every company shall supply within a period of 14 days a copy of memorandum and articles of company upon the request and payment of a prescribed amount. To its creditors, auditors, directors, members. अच्छा, इसका मतलब है कि जब मेंबर्स अप्लाई करेंगे तो उसके विद इन 14 डेज उनको मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी मिलेगी। तो 15 डेज में क्या करना होता था, रजिस्ट्रार को जब ऑफिस चेंज करना होता था, रजिस्टर्ड ऑफिस, तो उसको 15 डेज में नोटिफाई करते हैं और 14 डेज में नहीं करते। 15 डेज है टाइम, 14 डेज नहीं है। और जब कोई मेंबर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी लेना चाहे उसके लिए टाइम पीरियड 14 डेज है, 15 डेज नहीं है। मिक्स तो नहीं करेंगे। अगर आपने इधर 14 का 15 या उधर 15 का 14 लिख दिया ना, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये वाला नंबर कट, बाकी के क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे, इसके नहीं मिलेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। मार्क्स ठीक। 8. What type of resolution is required to change company's name? स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन? आपको जनरल रूल बताया हुआ क्या, मेमोरेंडम आर्टिकल में जब चेंज हो स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन विद 14 डेज नोटिस, स्पेशल 14 डेज नोटिस का मतलब यह है कि मीटिंग कॉल करने के से पहले 14 दिन पहले नोटिस भेजा जाएगा। मीटिंग जब भी कॉल की जाती है 21 दिन पहले नोटिस भेजा जाता है, ठीक है जी। तो करेक्ट ऑप्शन में क्या हुई, ए, स्पेशल रेजोल्यूशन जी। कंपनी है ज़मीन.com, नहीं वो वेबसाइट। अगर उन्होंने अपने आप को एज कंपनी रजिस्टर कर, देखिए एक होता है कंपनी का नाम, एक होता है प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। बाज़ औक़ात कंपनी कुछ और होती है, उसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स के नाम के साथ वर्ड लिमिटेड नहीं आना चाहिए, वो लाजमी नहीं है, कंपनी के नाम के साथ लिमिटेड आना चाहिए। सर ये जिस तरह एक और इस तरह कंपनी है एलान.com, सर उनके ऑफिस के ऊपर नाम ही एलान.com लिखा हुआ है।
वो फिर शायद कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं होगी। ठीक है, आप वेबसाइट पे जाके उसका स्टेटस देखिए। तो याद रखिए कंपनी के नाम के साथ वर्ड लिमिटेड आना चाहिए, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं उनके साथ नहीं आना। पेप्सी की बोतल के ऊपर पेप्सी लिखा होता है, उसके साथ बड़ा करके जहां पे पेप्सी उसके साथ लिमिटेड नहीं लिखा होता। ठीक है, लेकिन जहां पे वो नाम नीचे लिखा होता है उसके साथ वर्ड लिमिटेड आ रहा होता। आगे चलते हैं। इन रिलेशन टू कंपनीज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इसका मतलब क्या है? जो गलत है वो ढूंढना है, जो सही है वो नहीं। कौन सा गलत है? द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सेट डाउन द इंटरनल रेगुलेशन ऑफ कंपनी। सही या गलत? तो इसको नहीं ढूंढना। Promoters may or may not submit their own form of articles when submitting the forms necessary to form a company limited by share. सही है, तो हमने तो इनकरेक्ट को ढूंढना है, ये भी नहीं चॉइस हमारी। See, the articles of association form a contract between members and the company and the members among themselves. ये भी सही, इसको नहीं ढूंढना। The articles of association may be changed by ordinary resolution. ये गलत है। कैसे गलत है? आर्टिकल स्पेशल रेजोल्यूशन से चेंज हो सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? डी। यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही हमारी करेक्ट ऑप्शन है। कोई बात नहीं है, इनकरेक्ट कहा था, इनकरेक्ट ढूंढ दिया हमने, करेक्ट कहा था, करेक्ट ढूंढ दिए, इसमें क्या बात? कोई बात। 10. If a company changes its name, then former name is required to be mentioned along with the new name for a period of 90 days from the date of issuance of the new certificate of incorporation. ये तो आपको याद होगा। 120 डेज बात पड़ी है? नहीं पढ़ी कि एक साल खत्म होने के 120 दिन के अंदर कंपनी ने मीटिंग कंडक्ट करवानी है, ये नहीं पढ़ा हुआ? ओके ठीक है। और एक साल की भी बात नहीं पढ़ी हुई। ओके, नन ऑफ द, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारी? ए 90। क्लियर? 11. A company has been incorporated with a name in contravention of the relevant provisions of the Companies Act 2017. Now the directors have received an order from the registrar to rectify name after providing an opportunity of being heard. अब ऑर्डर आ गया। The name is required to be rectified or changed within a period of 30 days. नहीं करेगा तो रजिस्ट्रार खुद बहुत कर देगा, तो बेहतर यह है कि खुद ही नाम सेलेक्ट कर ले। 15 डेज तो नहीं है। 15 डेज में क्या होता है? नोटिफाई तो रजिस्ट्रार इन केस ऑफ चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस। 120 डेज तो नहीं है। ये तो हमने नहीं पढ़ा हुआ कि साल खत्म होने के 120 दिन के अंदर कंपनी ने मीटिंग करवानी है, ये नहीं पढ़ा। चले तो 30 डेज तो पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा 30 डेज में? 30 डेज में क्या क्या करना होता है? डायरेक्टर्स ने कंपनी का नाम रेक्टिफाई करना है जब कमीशन रजिस्ट्रार से ऑर्डर आ जाए। 30 डेज में और क्या क्या करना होता है? हाँ, जब प्रोविंस के केस में हमने रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज किया था तो कमीशन का ऑर्डर रजिस्ट्रार को 30 दिन में दिया था। और क्या 30 दिन में करते हैं? हाँ, रजिस्ट्रार के किसी डिसीजन के खिलाफ अपील जब फाइल करनी होती है वो उसके लिए भी 30 डेज का काम टाइम है। इवन ये नहीं हमने पढ़ा हुआ कि अगर कंपनी के किसी फैसले के खिलाफ कोर्ट को अपील करनी हो तो उसके लिए भी 30 दिन का टाइम है, ये नहीं पढ़ा हुआ। चले ठीक है, आगे चल के चले ठीक है, ठीक है अभी। तो इसका मतलब है 30 डेज। 30 डेज हो गया ना? 30 डेज में अपना नाम चेंज करना है और न्यू नेम के साथ पुराना नाम कितने दिन तक? 90 डेज। 120 दिन तो हमने नहीं पढ़ा हुआ कुछ कि साल खत्म होने के एक बाद 120 दिन के अंदर मिलेगा, ये तो नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा 30 डेज में ये भी नहीं पढ़ा हुआ कि अगर किसी कंपनी के फैसले के साथ कोर्ट को अपील किसी मामले में तो भी 30 डेज में कर, ये नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है। 12. Which of the following is not covered in table A of the first schedule? ये आपका मेमोरी टेस्ट है। डायरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन थी, मैम वोटिंग प्रॉक्सी के बारे में, एनुअल रिटर्न के बारे में नहीं थी। अच्छा एनुअल रिटर्न के साथ लिख लें ये एनुअल रिपोर्ट नहीं है। एनुअल रिटर्न के साथ लिख लें ये एनुअल रिपोर्ट नहीं है। एनुअल रिटर्न इज नॉट एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिटर्न इज नॉट एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिटर्न एनुअल रिपोर्ट नहीं है और ना ही एनुअल रिटर्न सेल्स रिटर्न है। रिटर्न से वो काउंटिंग में जो एक्सपर्ट होते हैं उनके समझ में सेल्स रिटर्न आ जाती है, ये वो भी नहीं है। ये कोई सफा होगा, पता नहीं इसमें क्या लिखते होंगे। 13. A company is changing its registered office from Gulgasht colony to Bukhari colony within the city of Multan. Which of the following requirements are applicable? सेम सिटी में है, रजिस्ट्रार को नोटिफाई करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, कमीशन से कंफर्मेशन लेनी है, तो सिर्फ 1, तो 1 को ठीक कर दो। असल में ऑप्शन जो मैंने सेलेक्ट करनी है ये 1 2 3 नहीं है, वो ABC है। तो इसमें कौन सी? A 1 होने वाली, सिर्फ यही काम करना है, बाकी 2 की जरूरत नहीं।
क्लियर? आगे चलते हैं। ए कंपनी इज चेंजिंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम लाहौर, पंजाब। अब देखिए आपको बता रहा है क्योंकि उसको शायद शक हो कि आपको पता ना लाहौर कहाँ पे वाक़ है। लाहौर पंजाब प्रोविंस में, टू मुल्तान, ये भी पंजाब प्रोविंस में। कंपनी लाहौर से मुल्तान शिफ्ट होना चाहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स आर एप्लीकेबल? रजिस्ट्रार को नोटिफाई करना है, स्पेशल इलेक्शन पास करनी है, कमीशन से कंफर्मेशन लेनी है। तो फिर इसका मतलब है कौन सा, 1 और 2? बेटा बी, 1 and 2 ओनली। अब देखिए यहाँ पे मैंने 1 and 2 ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करनी, ये वाली ये नहीं सेलेक्ट करनी, ए बी सी डी में से सिलेक्ट करनी। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? बी। आगे चले, नेक्स्ट। एक कंपनी इज चेंजिंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम मर्दान खैबर। अच्छा ये जो नाम आ रहे हैं ना ये याद कर लें, हो सकता है एग्जाम में वो इन्हीं सिटीज के नाम दे दे लेकिन आगे ब्रैकेट में फिर प्रोविंस ना लिखे, तो बाकियों का तो नहीं पता ना, से कम जो नाम आ गया हमें ये तो पता चल जाए कौन सा किस प्रोविंस में है। फ्रॉम मर्दान टू कोएटा बलोचिस्तान, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स आर एप्लीकेबल? नोटिफाइड रजिस्ट्रार, पास स्पेशल रेजोल्यूशन, गेट कंफर्मेशन फ्रॉम कमीशन ऑन पिटीशन, यही करने हैं। तो कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है? तो मैंने 1 2 या 3 ये ऑप्शन, इन तीनों को टिक नहीं लगा देना, बल्कि कौन सी ऑप्शन ए बी सी डी में से सेलेक्ट करनी है, जो क्या होगी? सी। 1 2 3 1 2 3 नहीं, 1 2 3 1 से 3 सी ऑप्शन करेक्ट होगी हमारी, क्योंकि प्रोविंस टू प्रोविंस चेंज हो रहा है। क्लियर? ये आज हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया और फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन भी हो गए, कल आपका टेस्ट भी है, चैप्टर 2 का ही है। अरे आप पढ़, चैप्टर 1 भी है, ठीक है ठीक है, और इसका पार्ट 1 ठीक है। अच्छा कल के लेक्चर में एक तो आपका टेस्ट 1 की डिस्कशन होगी, ठीक है, वो मैं टीए के साथ डिस्कस करूंगा, वो टीए आपको डिस्कशन करवाएगा। और फिर उससे पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि केस स्टडी कैसे अटेम्प्ट करनी है। अभी तक हमने केस स्टडी अटेम्प्ट करना नहीं ना सीखे, मैं चाह रहा था आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए ताकि आप कुछ समझने के काबिल हो। अब आप इस काबिल हो गए हैं कि समझ सके केस स्टडी को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह वो कंसेप्ट सीखेंगे जो हमारे पूरे सिलेबस के हर चैप्टर में काम आएगा। वो कौन सा कंसेप्ट है? केस, हाउ टू अटेम्प्ट केस स्टडीज, वो इंशाल्लाह करके लेक्चर में सीखें। और फिर आपका जो टेस्ट 1 है इसकी भी डिस्कशन होगी, डिस्कशन होनी चाहिए ना, और आपको पता भी चलते रहना चाहिए। असल में टीए को क्यों मैंने एंगेज किया, उसकी एक रीजन ये भी है कि जब टीए टेस्ट चेक करते हैं तो हमारी निस्बत उनको आपकी वीकनेसेस ज्यादा पता होती हैं, ठीक है, हमारी निस्बत उनको आपकी वीकनेसेस ज्यादा पता। तो एक तो वो डिस्कशन करेंगे, उसके बाद अगर आप कुछ क्वेश्चन मुझसे भी डिस्कस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अगर किसी पे शक शुबा हो, ठीक है। टेस्ट मिलेंगे कब? मेरा ख्याल है कल मिल जाएंगे, 1 हफ्ते का टाइम होता है, ठीक है, 1 हफ्ते के बाद मिल जाते हैं। अभी 1 हफ्ता पूरा नहीं हुआ ना, 6 दिन, हाँ जी कल होगा, तो कल भी 7 दिन पूरे होंगे, उसके बाद मैं भी कल मैं भी 8वें दिन, क्योंकि ड्यू डेट 8वां दिन होगा ना, ठीक है। हाँ लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, हाँ जी चलिए क्लियर। 2 चैप्टर हमारे, जी माइंड मैप कल के लेक्चर में इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, पूरे चैप्टर का मिल जाएगा। और बताएं चलिए, टेस्ट के बाद नहीं तो कोई बात नहीं, टेस्ट के बाद साथ साथ याद करते रहे ना, कोई मसला नहीं, पेपर से तो पहले मिल रहा है ना, ICAP के पेपर से पहले मिल रहा है ना, तो बात ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह।